स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अरविंद में, जहां आज हम लोग सीखेंगे कि किसी संख्या का मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है और इसे किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि किसी संख्या का मल्टीपल या अपवर्त क्या होता है। मल्टीपल को हिंदी में हम लोग अपवर्त बोलते हैं। तो किसी संख्या का मल्टीपल क्या होता है उसको जानते हैं। तो दोस्तों किसी भी संख्या का मल्टीपल वह सभी संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है। जैसे अगर हम किसी संख्या की बात करें 3, तो 3 किन किन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर सकता है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 और 18 होंगी, जो 3 से पूरी तरीके से क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी। इस तरीके से अनंत संख्याएं हो सकती हैं जो 3 से विभाजित होंगी, और वही अनंत संख्याएं 3 का क्या कहलाएंगी, मल्टीपल या अपवर्त कहलाएंगी। इसी तरीके से किसी भी संख्या का अपवर्त या मल्टीपल वो सारी संख्याएं होंगी जो उस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। विभाजित होने का मतलब यही है कि अगर उस संख्या से उसमें भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा, या वो संख्या पूरी तरीके से बंट जाएगी। अगर हम बात करें 9 की, तो 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन हैं, 9, 18, 27, 36, 45, 54, इस तरह से अनंत संख्याएं होंगी जो 9 से क्या होंगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। तो यही सारी संख्याएं 9 की क्या कहलाएंगी, मल्टीपल कहलाएंगी। तो दोस्तों किसी संख्या का अपवर्त वह सभी संख्याएं कहलाती हैं जो दिए गए संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। तो ये इस बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि किसी भी संख्या का अपवर्त हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि कोई संख्या है उसके प्रथम 5 अपवर्त लिखिए, तो वो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो उसको देखते हैं। किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी काउंटिंग नंबर से, किसी भी संख्या यानी कि काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो गिनती की संख्याएं होती हैं उनसे गुणा करने पर वो प्राप्त होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि हम किसी संख्या के अपवर्त की बात करेंगे कि हमें 6 के प्रथम 3 अपवर्त लिखिए, तो प्रथम 3 काउंटिंग नंबर कौन कौन सा होगा, 1, 2 और 3 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 6 को 1 से 2 से 3 से गुणा करेंगे और जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो 6 की क्रमशः क्या कहलाएंगी, 3 अपवर्त संख्याएं कहलाएंगी। इसी प्रकार अगर हमसे कहा जाए कि 5, 10 या 16 2-3 संख्याएं हैं जिनके आप क्रमशः 6, 10 या 15 अपवर्त लिखिए, तो हम क्या करेंगे, गिनती की जो क्रमशः संख्याएं होंगी, जैसे अगर हमें 5 का 6 पूछा जा रहा है तो 6 काउंटिंग नंबर कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम उन संख्याओं से 5 को क्रमशः गुणा कर देंगे और जो संख्याएं प्राप्त होंगी, जैसे 5 1 कम 5 और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 33। तो यही संख्याएं 5 की क्या कहलाएंगी, मल्टीपल कहलाएंगी या अपवर्त कहलाएंगे। तो किसी भी संख्या का अपवर्त जो है हम लोग काउंटिंग नंबर से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे जितने असंख्य, अगर हम लोगों से जितना पूछा जाएगा उतना हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फैक्टर क्या होता है, किसी संख्या का फैक्टर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों किसी संख्या का फैक्टर क्या होता है, किसी संख्या का फैक्टर या गुणनखंड वह संख्याएं कहलाती हैं जो दिए गए संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। जैसे अगर कोई संख्या है हमारे पास, तो वह संख्या किन किन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होगी या बराबर बराबर हिस्सों में बंट जाएगी। तो जो संख्या उसको पूरी तरीके से विभाजित कर देंगी वो सारी संख्याएं उसकी क्या कहलाएंगी, गुणनखंड या फैक्टर कहलाएंगी। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या 12, अगर हमसे पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो हम ये सोचेंगे कि वह कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर सकती हैं। तो हम देखेंगे कि 1 जो है इसको 12 बार में डिवाइड करेगा, 2 जो है 6 बार में, 3 जो है 4 बार में, 4 इसको 3 बार में करेगा, 6 इसको 2 बार में डिवाइड करेगा और 12 क्या करेगा, 1 बार में इसको पूरी तरीके से डिवाइड या विभाजित कर देगा।
तो क्रमशः जो ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 6 और 12 को क्या कर रही हैं, पूरी तरीके से विभाजित कर दे रही हैं। तो यही संख्याएं 12 की क्या कहलाएंगी, फैक्टर या गुणनखंड कहलाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कोई भी संख्या हो, उस संख्या को कौन कौन सी संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित कर सकती हैं, वही संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड या फैक्टर कहलाती हैं। जैसे उदाहरण से आप और भी इसको समझ सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि हमने 3 एग्जाम्पल ले लिया है, 30, 36 और 48। तो हमसे ये कहा जाए कि इन संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा। तो इन संख्याओं का गुणनखंड वो सारी संख्याएं होंगी जो इनको पूरी तरीके से क्या कर देंगी, विभाजित कर सकती हैं। तो वो कौन कौन सी संख्या होगी जो 30 को विभाजित करेगी, 1 2 3 5 6 10 15 30। इनके अलावा कोई अन्य ऐसी संख्या होगी ही नहीं जो 30 को क्या करे, पूरी तरीके से विभाजित कर सके। तो यही दोस्तों, यही वो संख्याएं हैं 30 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगे। 36 का भी देख लेते हैं, 36 किन किन संख्याओं से विभाजित होगा। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इनके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 36 को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। तो यही संख्याएं 36 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगे। 48 का 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। इनके अलावा कोई संख्या नहीं होगी जो 48 को पूरी तरीके से विभाजित करे। तो ये क्रमशः संख्याएं 48 के क्या कहलाएंगी, फैक्टर या गुणनखंड कहलाएंगे। इसमें एक चीज़ और दोस्तों नोट आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने ध्यान से देखा होगा कि प्रत्येक संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है, तथा कोई भी अपवर्तक संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक संख्या जो होती है 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है उसी संख्या के नंबर ऑफ टाइम्स में। जैसे कोई संख्या है हमारे पास, कोई भी संख्या हो, 30 हो 35 हो 40 हो, तो वो 1 से अपने संख्या के नंबर ऑफ टाइम्स में, मतलब 40 जो है 40 बार डिवाइड हो जाएगा, 40 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो 1 तो प्रत्येक संख्या को विभाजित कर सकता है, इसलिए 1 तो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है और 1 से छोटा कोई संख्या होता नहीं है काउंटिंग नंबर, तो 1 ही सबसे छोटा अपवर्तक होगा। अब संख्या से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो उस संख्या को विभाजित कर सके, क्योंकि संख्या ही अपने आप को एक बार में विभाजित कर सकती है। तो इस तरीके से संख्या से बड़ा कोई संख्या नहीं हो सकता है। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इसी में एक टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये भी बहुत आसान है। जैसे किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभी दोस्तों आपने गुणनखंड देखा, तो गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या को जो संख्या विभाजित कर दे वो उसका गुणनखंड कहलाती है। तो जैसे अगर 6 का हम गुणनखंड लिखें तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 एकम 6, क्योंकि 6 भी डिवाइड करेगा 1 भी करेगा, 1 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 और 1 दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 1 तो न तो अभाज्य की श्रेणी में आता है न भाज्य की श्रेणी में आता है, तो 1 को तो वैसे भी छोड़ देंगे। 6 जो है आपका एक भाज्य संख्या है, तो हमें क्या करना है, इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। तो अब जो किसी संख्या के ऐसे गुणनखंड हम लिखेंगे कि जो संख्याएं अभाज्य हों, तब वो क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। इसको और आगे समझ लेते हैं 2 एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं 30 और 36। हमसे कहा जा रहा है कि इनका अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इनका गुणनखंड कई सारा हो सकता है। जैसे 30 का गुणनखंड 2 गुणे 15 हो सकता है, ठीक। तो ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, या 10 गुणे 3 भी हो सकता है। लेकिन 10 क्या है, भाज्य संख्या है, यहाँ 15 क्या है, भाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को और ब्रेक करेंगे, मतलब इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 2, 3 और 5 तीनों संख्याएं क्रमशः क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से 30 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। इसी तरीके से हम 36 की बात करते हैं
तो 36 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 18 या 9 गुणे 4। हम कई गुणनखंड लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा गुणनखंड लिखना है कि जिसकी प्रत्येक संख्या क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तभी वो क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 18 को फिर 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, फिर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। तो जो संख्या हमें यहाँ प्राप्त होगी वो हो रही है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इस तरीके से ये जो प्राप्त संख्या है इसमें प्रत्येक संख्या क्या है, अभाज्य है। तो इसको हम लोग 36 का क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब चलिए एक तरीका आपको बता देते हैं जिससे कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। वो मेथड क्या है, आइए देखते हैं। तो वो तरीका दोस्तों एक तरीका है जिसका नाम है फैक्टर ट्री, या इसको हम लोग गुणनखंड वृक्ष भी बोलते हैं। यह एक तरीका है जिसकी सहायता से अभाज्य गुणनखंड आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या होती है तो उसका प्रथम अभाज्य गुणनखंड सोचना होता है। जैसे कि अगर आपके पास 12 है, एक तो अभाज्य और भाज्य दोनों होता ही नहीं है, वो सिर्फ, तो उसको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड लेना है। तो 12 का पहला अभाज्य गुणनखंड 2 होगा और ये इसे कितनी बार में डिवाइड करेगा, 6 बार में। तो 2 गुणे 6 इसका पहला गुणनखंड हुआ, लेकिन 6 क्या है आपका, एक भाज्य संख्या है। तो फिर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा, वो 2 गुणे 3 होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रत्येक संख्या है वो क्या बन गई है, अभाज्य संख्या बन गई है। तो इस तरीके से ये प्रत्येक संख्या क्या हो गई, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 48। 48 में हम क्या करेंगे, इसका भी पहला अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और ये इसे कितनी बार डिवाइड कर रहा है वो संख्या लिखेंगे। 2 गुणे 24 इसका पहला गुणनखंड हुआ। अब 24 को क्या करेंगे, 24 चूंकि भाज्य संख्या है तो फिर 24 को भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, किसमें, अभाज्य गुणनखंड में। तो चूंकि हमें स्टेप वाइज चलना है तो 24 का पहला अभाज्य गुणनखंड 2 हुआ, 2 गुणे 12 इसका पहला गुणनखंड हुआ, फिर 12 क्या होगा, एक भाज्य संख्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये अभाज्य होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जब तक ये अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी तब तक हमें ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 6। अब 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 6 क्या अभाज्य, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। अब 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही सारी संख्याओं को हम एक गुणे के रूप में लिखेंगे, तो हम इस तरीके से 48 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 216। तो 216 को हम क्या कर सकते हैं, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। इसका पहला गुणनखंड 2 गुणे 108 होगा, फिर 108 क्या है, आपका भाज्य संख्या है, तो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये अभाज्य होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रुक जाएंगे और यही इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन जब तक ये भाज्य रहेगा तब तक इसको ऐसे ही हम लोग ब्रेक करते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 54, फिर 54 क्या है आपका भाज्य संख्या है, फिर आगे बढ़ेंगे 2 गुणे 27, फिर 27 आपका भाज्य संख्या है तो 3 गुणे 9 होगा, फिर 9 आपका भाज्य संख्या है, 9 को ब्रेक करेंगे 3 गुणे 3। अब 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।